Yes. Hello student, नमस्कार. वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन. स्वागत है बच्चों आपका ओसीएम 12th ओसीएम के सीरीज नंबर 2 में, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है और हम फिलहाल मैराथन बैच में हम जितने चैप्टर हम पूरा सिलेबस ऑलरेडी देख चुके हैं वो रिवाइज कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हुए हमारा फोकस सिर्फ यही चीज पे है कि एग्जाम में कितना क्या क्या आएगा और कितना आएगा, कितने मार्क्स के लिए आएगा. तो आपको बता दूं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा सीरीज है, पूरा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 25% सिलेबस रिडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है. मतलब इसका कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर काम का है हमारे लिए. ठीक है. नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या दिया हुआ है. तो प्लानिंग उसका आई थिंक मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, प्लानिंग में क्या क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस. सो मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस. सेम इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में भी वही दिया है, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस. स्टाफिंग के केस में भी सेम, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस. डायरेक्टिंग में भी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस. कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग में सेम 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 सेम. तो पूरे चैप्टर में हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सीखना है. हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, फटाफट से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सब कुछ. मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस पे फोकस करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी, दिस इज होमवर्क वाला पार्ट. हम ये क्लास में अभी लेक्चर में कवर नहीं करने वाले, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप स्टडी करोगे तो आपको सबके सब पॉइंट याद रहेंगे. ठीक है. तो अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आता हूँ. तो मैनेजमेंट की एक बार डेफिनेशन देख लो. मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज. सिंपल डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज. मैनेजर जो भी करता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है मेरे भाई. सिंपल. नेक्स्ट, प्लानिंग. सो प्लानिंग बेसिकली इसका मीनिंग, प्लानिंग होता क्या है, इट इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो भी है, ये सब कुछ प्लानिंग के बेस पे है. प्लानिंग है प्रॉपर तो बाकी सब चीजें होगी. सो इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. तो इसमें क्या आता है प्लानिंग में, डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. मतलब हमें जो फ्यूचर में करना है उसके बारे में आज डिसाइड करना, दैट इज प्लानिंग. सिंपल. अभी हमारी बोर्ड एग्जाम है कुछ टाइम में, राइट, और उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, उसके बाद ये चैप्टर रिवाइज करना है. तो प्लान के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली काम जल्दी हो, प्रॉपर होगा. तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग है. सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम है. ओके. सो डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर में हमें जो भी करना है उसका डिटेल प्रोग्राम बनाना, दैट इज प्लानिंग. सिंपल. ओके. डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन दी हुई है. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, उसमें क्या होता है, सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग गोल्स. तो हम गोल सेट करते हैं. सेकंड थिंग, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स. बच्चों डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन याद रख लो, 2 पॉइंट बन जाएंगे. 2 पॉइंट हम आगे इंपॉर्टेंस में वगैरह भी लिख सकेंगे घूम फिर के. तो देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द प्रोसेस किस चीज का, ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स. पहले तो हम गोल इस्टेब्लिश करेंगे, एंड देन सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग दोस, फॉर अचीविंग दोस गोल्स. तो वही गोल अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा. ये प्लानिंग में होगा सब कुछ. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. दोस्तों इंपॉर्टेंस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको चैप्टर का चार्ट दिखा दूं. पूरा चार्ट नहीं, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चार्ट कंप्लीट करेंगे. सो चार्ट में, पूरे चैप्टर में हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है. ओके. फंक्शन functions of management. ओके. सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 6 है ना. प्लानिंग, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस. ओके.
उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों ये चार्ट वाला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये लेक्चर देखते हुए, जो भी लेक्चर मैं आपके ले रहा हूँ फिलहाल ये सब चार्ट वाइज ले रहा हूँ, चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें चार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर फिट कर देना है, एक चार्ट में एक चैप्टर पूरा का पूरा, सो दैट हम जब भी रिवाइज करेंगे फटाफट से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रिवाइज कर पाए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। स्टाफिंग में मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और कैन से डायरेक्टिंग। ओके, डायरेक्टिंग में सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, देन कोऑर्डिनेटिंग। उसमें अगेन तीन चीजें, मीनिंग, डेफिनेशन भी डेफिनेशंस में मल्टीपल डेफिनेशंस होती है, और इंपॉर्टेंस, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। ओके, तो पूरे चार्ट में इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अगर स्मॉल क्वेश्चन पूछना है 2 मार्क्स का तो मीनिंग नहीं तो डेफिनेशन पे आएगा, और जब भी क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस का तो डेफिनेटली कम से कम 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस भी 4 मार्क्स के लिए बहुत बार ऐसा भी रहेगा कि एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंट, एनी 4 पॉइंट, एनी 5 पॉइंट्स, ऐसा भी आएगा, तो सबके सब लर्न नहीं भी रहे तो भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो डेफिनेशन हो गया, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चार्ट पूरा करना है तो हमारे साथ साथ लेक्चर में आपको मेरे साथ ही लिखना है। अगर आप अभी तक पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो तो अभी ले लो यार, क्योंकि आप पूरा लेक्चर देखोगे, प्रवचन जैसा देखोगे, उसके बाद बुक लेके बैठोगे, फिर नोट्स लिखोगे, तो डबल काम हो रहा है आपका, ठीक है। सो ये लेक्चर लेने का टारगेट क्या है? सिखाना नहीं, सिखाना ऑलरेडी हो चुका है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने 25% सिलेबस रिडक्शन भूल के 100% सिलेबस पढ़ा हुआ है, और अब हम रिवीजन के हिसाब से एग्जाम में हम सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, और एग्जाम में जो पूछेंगे उस पर फोकस कर रहे हैं। सो प्लानिंग में इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इज हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, helps to set clear objective। देखो बच्चों, प्लानिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अगर जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करना है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद, प्लानिंग में क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। सो प्लानिंग का टारगेट मतलब प्लानिंग का पार्टी है, वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू सेट द टारगेट्स एंड वी हैव टू अचीव इट, ओके, प्रॉपर्ली प्लान करके। सो मैनेजर्स को ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट करने के लिए प्लानिंग बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर ले तो हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एक बार बिजनेस का गोल या ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए तो वी नो कि हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन में जाना है। सो प्लानिंग इज एक्ट एज अ गाइड, तो प्लानिंग एक हिसाब से गाइड है, एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट टाइम इन द राइट वे। तो हम राइट थिंग्स राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट वे में करें, उसके लिए एक गाइड है हमारे लिए प्लानिंग। सो इट हेल्प्स एम्प्लॉइज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। तो गोल्स अचीव करने के लिए एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, इस चीज का गाइडेंस मिलता है प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट इज प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है, अगर आप अभी से प्लान कर रहे हो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए, तो प्लानिंग की वजह से परफॉर्मेंस तो बेटर ही आएगा।
अगर आपकी अभी की स्टडी 70% वाली है तो डेफिनेटली प्लानिंग परफेक्ट करोगे तो 80% तक जाओगे। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन अगर परफेक्ट करोगे तो डेफिनेटली 90% तक जाओगे। सो प्लानिंग की वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्यूचर का प्लान करके रखते हैं ना, हम सोच के रखते हैं एग्जैक्टली कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और कोर्स ऑफ एक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव सेट है, कोर्स ऑफ एक्शन सेट है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होने वाला है। सो ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। अगर ऑब्जेक्टिव पता है, टाइमलाइन पता है, एग्जाम की डेट पता है और हम वो हिसाब से काम कर रहे हैं, तो एग्जाम के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो इट रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, ये भी एक प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मिनिमाइजेस द रिस्क। मिनिमाइजेस द रिस्क, देख लो बच्चों, वापस बता रहा हूं मैं, इन्होंने मिनिमाइज बोला है, जीरो नहीं बोला हुआ। कहने का मतलब ये है कि रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती, रिस्क हमेशा कम हो सकती है। देखो आपने अभी से प्लान कर लिया, मतलब आप एग्जाम में फेल होने नहीं वाले, ऐसा कुछ नहीं भाई, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अभी से स्टडी कर रहे हो तो निग्लिजिबल, मतलब 0.01% चांसेस रहेगी आप कि इसमें फेल हो सको। ठीक है, प्लानिंग जितना परफेक्ट करोगे तो रिस्क उतनी कम होती जाएगी। सो बिकॉज वी आर डूइंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं ना, सो प्लानिंग ये फोरकास्टिंग टेक्निक है, तो हम फ्यूचर को अभी से कंसिडर कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है उसको अभी से कंसिडर करके चल रहे हैं। इसलिए हमें पता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे डील करना है, चेंजेस, मतलब अगर फ्यूचर में अनसर्टन कुछ इवेंट हो गए तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो ओवरऑल हम रिस्क बहुत हद तक, कुछ एक्सटेंड तक हम इलिमिनेट कर सकते हैं। सो चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी इलिमिनेटेड टोटली। याद रखना, रिस्क टोटली कभी इलिमिनेट नहीं हो सकती, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, बट एंटिसिपेट की जा सकती है, अंदाज किया जा सकता है और उसको टैकल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, optimum utilization of resources. Yes, because of planning we can use our resources at optimum level. Okay, see, resources like land, labor, capital, entrepreneur, these are the factors of production, and other resources, money, जो भी अपने पास resources है उसको हम optimum utilize कर पाएंगे। जैसे कि आपकी एग्जाम की अगर बात करो तो अभी आपके पास टाइम ये रिसोर्स है और आप उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकते हो। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से ओवरऑल अगर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हायर इफिशियंसी आएगी, और हायर इफिशियंसी की वजह से डेफिनेटली रिजल्ट बेटर आएंगे। ओके, सो वी कैन अवॉइड द वेस्टेजेस, हम वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रॉपर प्लानिंग। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अरे सवाल ही नहीं यार, ये तो बहुत काम की चीज है। प्लानिंग अगर किया तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल है। देखो बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग का रोल बहुत अहम है। ओके, सी, बिजनेस में बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, हमेशा मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। सो वी हैव टू सिलेक्ट विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, और बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए हमें वो अल्टरनेटिव के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीजें पता होनी चाहिए, और वो चीजें हमें पता होगी बाय प्रॉपर प्लानिंग। अगर हम प्रॉपरली प्लान करें, रैशनली थिंकिंग करें, डिटेल में उसका स्टडी करें, देन वी कैन टेक द डिसीजन। अभी ऑप्शन 1 था भाई साइंस ले ले, ऑप्शन 2 था कॉमर्स ले ले, ऑप्शन 3 था आर्ट्स ले ले, लेकिन मुझे लगा कॉमर्स लेना चाहिए, वो बेस्ट अल्टरनेटिव है मेरे लिए। कॉमर्स लेने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई सीए करना है, एमबीए करना है या बीबीए करना है, व्हाटएवर क्या करना है, तो मुझे लग रहा है कि सीए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो बहुत मल्टीपल अल्टरनेटिव से बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। useful in setting standards, useful in setting standards for controlling. yes, बेसिकली प्लानिंग जो है ये बहुत यूजफुल है जब हमें स्टैंडर्ड सेट करना है। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के पहले उसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन अगर करना है तो ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 आवर्स लगने चाहिए, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए 100 यूनिट्स का इनपुट लगना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो बाद में कंपैरिजन करेंगे हम, बट फिलहाल जो
स्टैंडर्ड है, जो प्लान बनाया जाता है कि एग्जैक्टली कितना आउटपुट मिलना चाहिए, कितने आवर्स लगने चाहिए, कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, ये चीज के लिए जो कैलकुलेशन किया जाता है, जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ये हम प्लानिंग से बना सकते हैं। ओके, और अगर एक बार स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंपैरिजन करके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग तो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट ये कंट्रोलिंग करने के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं जो प्लानिंग में पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, देखो अगर प्रॉपर प्लान किया है, हमें पता है कि भाई सेल ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ये किसने बताया? सेल्स डिपार्टमेंट ने बताया। सेल्स ज्यादा होने वाला है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को समझना चाहिए कि हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को अगर पता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए परचेस डिपार्टमेंट को, रॉ मटेरियल परचेस डिपार्टमेंट को, कि हमें ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये प्रॉपर मेंटेन रहेगा बिकॉज ऑफ प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग की वजह से इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज। एक काम दो लोग नहीं करेंगे, एक काम एक ही पर्सन करेगा बिकॉज ऑफ प्लानिंग। ओके, सो अगर प्रॉपर प्लानिंग रहा, साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रॉपर प्लानिंग रहा तो जितने भी एक्टिविटीज है, जो भी रिसोर्सेज है, एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अरे यार, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं? अरे यार, पूरे टॉपिक में हम वही तो देख रहे हैं ना, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। ये जो फंक्शंस है इसको फैसिलिटेट करने का काम है प्लानिंग का। इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं हुआ तो बाकी के फंक्शन का नंबर ही नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले प्लान जरूरी है, प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, फिर बाकी चीजें होती है। एंड लास्ट इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज। ओके, सो प्लानिंग में क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, प्लानिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है, बराबर ना। और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्रिटिकली सोचना पड़ता है, किसी चीज पे थॉट देना पड़ता है, और ये इनोवेटिवली हम कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लानिंग। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया, इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और प्लान जितने इनोवेटिव रहेंगे, इनोवेटिव आइडियाज रहेगी, उसकी वजह से हमारे बिजनेस के गोल डेफिनेटली अचीव हो सकते हैं। ओके, सो इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में प्रमोट किया जाता है इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। देखो क्या दिया है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होगा? आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। भाई आइडेंटिफाई करना और साथ में लाना है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को। कौन से रिसोर्सेज? मेन मनी, मशीन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ द पेज जैसा। सो मेन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करके साथ में लाना है, ग्रुपिंग करना है, एंड अरेंजिंग देम, और ऐसे अरेंज करना है प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है उसको साथ में लाना और प्रॉपरली यूटिलाइज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, डेफिनेशन देखो भाई, सबसे छोटी डेफिनेशन फेवरेट होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ह्यूमन एसोसिएशन का फॉर्म, मतलब मल्टीपल लोग जहां पे साथ में आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज। तो कोई कॉमन पर्पज है वो अचीव करने के लिए अगर साथ में आ रहे हैं, एक एसोसिएशन बना रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ये मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या फायदा है इसका? फर्स्ट, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। इंपॉर्टेंस में फैसिलिटेट्स एडमिन एंड ऑपरेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन दोनों में रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है देखते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। भाई एक्टिविटीज जो भी है, जो जो हमें ग्रुप एक्टिविटीज करनी है,
उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सिमिलर एक्टिविटीज को और उसका ग्रुपिंग किया जाता है। ओके, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाई करना और एक्टिविटीज ग्रुपिंग करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ठीक है, और साथ में ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज टू द इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुपिंग करना है और किसी को असाइन करना है। देखो, हम अगर किसी टीम के बॉस है, ठीक है, हमारे पास 20 लोगों की टीम है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली सबसे पहले तो रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करके साथ में लाएंगे, फिर उसको ग्रुपिंग करके किसी को काम देंगे, भाई तू ये काम देख ले, तू ये काम देख ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द टास्क। ग्रुपिंग करके हम टास्क असाइन कर रहे हैं। ग्रुपिंग मतलब सिमिलर टास्क, जो सिमिलर टास्क है वो मैं एक ही पर्सन को असाइन करूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल, शादी में अगर किसी को लंच बनाने का काम दिया तो उसी को डिनर का बोलूंगा, उसी को ब्रेकफास्ट का बोलूंगा, उसको फूड से रिलेटेड जो भी चीजें सब उसी पर्सन को बोल दूंगा मैं। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया? असाइनिंग, मतलब ग्रुपिंग करके असाइनिंग भी करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजिंग भी हो रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम हो रहा है और ऑपरेशन का भी काम हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन वेयर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग इन्वॉल्व ऑपरेशनल एक्टिविटी। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, ग्रुपिंग की भी किया जा रहा है, असाइनिंग किया जा रहा है टास्क। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन दोनों पार्ट कवर करता है। सो दैट्स व्हाई इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। नेक्स्ट, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है भाई? इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। और आप भी स्टडी करते करते ऐसा लिखते जाओ ना बच्चों, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस सब्जेक्ट इज बोरिंग, ऑफ कोर्स इट इज इंटरेस्टिंग, बट स्टिल हमारा माइंड बोरिंग हो चुका है, हम इतना स्टडी करना नहीं चाहते। थ्योरी पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा डल फील होने लगता है। तो ऐसा डल वाला फीलिंग ना आए, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रैक्टिकल प्लस मतलब राइटिंग भी चालू रखो आप थ्योरी सब्जेक्ट के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ। थ्योरी सब्जेक्ट जब भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो लिखते जाओ। देखो अभी मैं बहुत कुछ लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं पॉइंटर पॉइंटर लिख रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से माइंड अलर्ट रहता है। ठीक है, सो ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। वर्क जो भी है यूनिट्स में और डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स यार, स्पेशलाइजेशन ना, जिसको जिस चीज का नॉलेज है वो हिसाब से वर्क डिवाइड करेंगे। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स का काम रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग का काम रहेगा। तो यहाँ पे हम टास्क को डिपार्टमेंट वाइज या स्पेशलिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? सो इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस। नेक्स्ट इज डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। डिफाइंस job properly. Okay, so organization में क्या हो रहा है? organizational activities में putting the right man on the right job which can be done by selecting people of various department according to their qualifications, skill and experience. दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग में ये भी एक काम होता है कि बेसिकली जो काम दिया जा रहा है, वर्क डिवाइड किया जाता है, वो तो हमने अभी भी देखा ना। तो जो भी डिवाइड किया जा रहा है वहां पे हमने राइट मैन को राइट जॉब पे रखा हुआ है और उसको राइट टास्क दिया जा रहा है। और राइट मैन मतलब देखा है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, फिर डिसाइड किया और अकॉर्डिंगली उसको काम दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हर पर्सन का रोल क्लियर हो रहा है। मतलब मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे पता है ये काम मुझे करना है या नहीं करना है, हर पर्सन को पता है कि इसको क्या काम करना है। ठीक है, सो इट डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। नेक्स्ट, क्लियरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। authority and responsibility. Authority and responsibility goes hand in hand. अगर आपको 14 प्रिंसिपल याद होगा तो उसमें था ऐसा कुछ तो भी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ में जाती है, चलती है। ठीक है, सो यहाँ पे वही दिया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का एक रोल डिसाइड किया जाता है, उसको अथॉरिटी दी जाती है, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ अगर काम नहीं हुआ तो उसको ही पकड़ा जाएगा, बता भाई क्यों काम नहीं हुआ। कहने का मतलब उसको अथॉरिटी भी दी जा रही है, साथ में ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। सो वो उसके पावर का मिसयूज ना कर सके। हर मैनेजर को कुछ अथॉरिटी दी जाती है
बट उसके पावर का वो मिसयूज ना कर सकते उसको, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। establishes coordination. Okay, so basically because of ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहता है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सॉरी, अमंग डिफरेंट पीपल या फिर वी कैन से जितने भी डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के सबको साथ में सिंक्रोनाइजेशन से काम किया जाता है ना। सबको अभी आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिसोर्सेस साथ में लाना है, मतलब कोऑर्डिनेशन बाय डिफॉल्ट रखना है ना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा तब जाके काम होगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन आल्सो एस्टैब्लिशेस। नेक्स्ट, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो ये जो है, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग, ये हेल्प करता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। सी दिस फंक्शन डिटरमाइन द डिफरेंट पोजीशन, इसमें डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट रोल, सब कुछ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, और स्ट्रक्चर करके सबसे बड़ी बात, राइट पर्सन को राइट जॉब दिया हुआ है, राइट अथॉरिटी के साथ, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो वर्क अगर डिवाइडेड है, प्रॉपरली राइट पर्सन को चूज किया है, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन तो इफेक्टिव रहेगा ही ना। तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट विल वर्क वेरी इफिशिएंटली। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। भाई बिजनेस की ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत काम की चीज है भाई, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड होती है स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग पे। अगर बिजनेस स्मूथली इफिशिएंटली वर्क कर रहा है तभी वो ग्रो हो सकता है, बराबर ना। तो बिजनेस कब क्लियरली रन कर सकता है, जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड है। मुझे पता है ये काम मेरा नहीं है, उसका है, वही करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है, वही उसी के पास अथॉरिटी है और वही रिस्पॉन्सिबल भी है। तो यहाँ पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता ही है सब डिपार्टमेंट्स में, एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, और साथ में कंट्रोल टेक्निक का भी यूज किया जा सकता है फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ओके, देखो ऑर्गेनाइजेशन में जब एक जॉब पोजीशन सेट हो जाती है, पर्सन को ड्यूटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, तो ऑफकोर्स सबको पता है कि जॉब में क्लियरिटी है, सबको पता है कि किसके पास क्या पावर है। तो इसकी वजह से अगर मुझे कुछ पावर दिया एज एन एम्प्लॉय तो डेफिनेटली मेंटल सेटिस्फेक्शन हाई होता है कि भाई मुझे काम दिया है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे ऊपर लोग भरोसा करते हैं, सो इट गिव्स मेंटल सेटिस्फेक्शन, एंड जिसकी वजह से एम्प्लॉय को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन से कल निकाल नहीं देंगे, मुझे अगर अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब ये मुझे ट्रस्ट करते हैं और मैं अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इनोवेशन, स्कोप फॉर इनोवेशन, सॉरी। स्कोप फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए तो जोरदार स्कोप है भाई ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबको रोल्स एंड एक्टिविटीज सब कुछ डिसाइडेड है। तो एम्प्लॉय काम कर सकता है न्यू आइडिया पे, मतलब मुझे अगर स्पेसिफिक काम दिया हुआ है तो डेफिनेटली मैं उसमें एक्सपर्टाइज भी बन जाऊंगा, और इट प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। सो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्पेस होता है मैनेजर के पास कि वो प्रॉपर टाइम दे और जो एम्प्लॉयज के अंदर जो टैलेंट है उसको फ्लरिश करे, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ओके, एंड लास्ट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपको ये पढ़ के लग रहा होगा यार ये पॉइंट तो हमने देखा हुआ है,
अरे बच्चों ये पॉइंट रिपीट होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक पॉइंट दूसरे में आ ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट रिपीट हो सकते हैं। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिंपल सी बात है, दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन। सो हर पर्सन को अलग अलग टास्क दिया, अलग अलग जॉब दिया गया है। सो राइट वर्कफोर्स यूटिलाइज द अदर रिसोर्सेस एट ऑप्टिमम लेवल। अगर आप राइट पर्सन को राइट रिसोर्स दो तो उसका ऑप्टिमम यूज ही करेगा, ठीक है। तो अगर मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूं तो मैं कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ना, इसलिए मुझे इफिशिएंट बोला जाता है ना, स्किल पर्सन बोला जाता है। सो इसकी वजह से जो भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। ओके, अब बढ़ते हैं स्टाफिंग की ओर। स्टाफिंग का मीनिंग देखते हैं क्या है, वैसे तो नाम में ही स्टाफ रिलेटेड है ना। सो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। भाई टोटल 8 नाम दिए अलग अलग, 8 के 8 नाम याद रख लो तो जबरदस्त, फिर तो क्या देखना है यार, मीनिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक ही सेंटेंस याद रखने की जरूरत है। बेसिकली स्टाफिंग में होता क्या है, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को जाने भी नहीं देना है, कहीं पे संभाल के रखना है। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल सेंस में एक्सप्लेन करता हूँ यही चीज है। पहला तो अट्रैक्टिंग, मतलब देखो हमारे फर्म में स्टाफ की जरूरत है तो हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, नीड ऑफ से एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी क्वालिफिकेशन करेगी रिक्वायरमेंट, हम वैसे एडवर्टीजमेंट देंगे। तो ये क्या हुआ, अट्रैक्टिंग। नेक्स्ट इज रिक्रूटिंग। भाई रिक्रूटिंग मतलब उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा ना, वो सब आएंगे, उनका रिज्यूमे देखना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा और फिर जाकर उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा वर्कर का, एम्प्लॉयज का जो भी है। सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, चलो सिलेक्ट कर लिया तो उसको प्लेस दो ना प्रॉपर। भाई ये कौन है, मैनेजर है, एग्जैक्टली डिपार्टमेंट का हेड है, सुपरवाइजर है, व्हाट इज द पोजीशन। सो नेक्स्ट इज प्लेसिंग। देन अप्राइजिंग। अप्राइजिंग में बेसिकली होता है ऐसा है कि उसको टाइम टू टाइम ट्रेन भी करना है, नॉलेज भी देना है, ठीक है। अप्राइजिंग, हाँ, अप्राइजिंग, अप्राइज करना, रेम्यूनरेटिंग, सैलरी वगैरह देना, डेवलपिंग, उसको ट्रेन वगैरह किया जाता है ना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलते हैं, एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, और बेस्ट वर्कफोर्स को जाने नहीं देना है, उसको अच्छा खासा सैलरी वगैरह पे करो भाई, वो छोड़ के ना जाए, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में ये सब चीजें आती है। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में बहुत सारे हैं और एज गुड एज नियर अबाउट सेम साइज के। तो मैं फर्स्ट पे जाता हूँ। तो देखो द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू, इसमें क्या क्या आता है देखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आ रहा है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वगैरह देना एम्प्लॉयज को, एंड कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी पे करना फॉर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर, इसे बोलते हैं स्टाफिंग। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ओके, इंपॉर्टेंस में इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या है, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज द की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये स्टाफिंग जो है बहुत काम की चीज है, जैसे कि भाई बाकी है ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, वे ये भी बहुत काम की चीज है। सो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क एफिशिएंटली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। अगर अपने पास कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, कैपेबल है, टैलेंटेड है, ऐसे अगर वर्कफोर्स है, फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, अच्छे से काम करने वाला है, और ये पॉसिबल होगा बाय इफेक्टिव स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग प्रॉपर रहेगा तो मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली चलता रहेगा। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। सी हर स्टेज, मतलब जो अलग अलग स्टेज है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हर स्टेज पे प्रॉपर केयर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन वगैरह के लिए प्रॉपर केयर लिया जाता है
इन स्टाफिंग। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, किसी भी एम्प्लॉय को इतना बर्डन नहीं देना है काम का कि वो भाग जाए। ओके, एक्सेसिव बर्डन अवॉइड करो, अवॉइडेड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और कोई एम्प्लॉय ओवर बर्डन भी नहीं होना चाहिए, कोई आइडल आइडल भी नहीं होना चाहिए, आइडल बैठा है कुछ काम ही नहीं है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट इज बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। ओके, मिले सुर मेरा तुम्हारा बोले तो कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बोल सकते हैं हम। सो हेल्दी रिलेशनशिप जो है, जितने भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज है उनमें हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का काम भी स्टाफिंग का है। तो स्टाफिंग में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन वगैरह कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखा जाता है एम्प्लॉयज में। तो मतलब एम्प्लॉयज का एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनना, ये भी स्टाफिंग का पार्ट है, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज हेल्प्स एचआर डेवलपमेंट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफिंग हेल्प करेगा ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट करने में। कैसे हेल्प करेगा? अरे यार, स्टाफिंग में हमने देखा ना, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है एम्प्लॉयज में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाया जाता है जो एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिल रही है टाइम टू टाइम, उनको अगर डेवलप किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट। जो बिजनेस का जो एस्पेक्ट है वो स्मूथली चलते रहेंगे अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया तो। मान लो अगर मैंने किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन को डायरेक्ट जॉब पे रख दिया, कल आया इंटरव्यू को, आज बोला चल काम शुरू कर, उसको अगर पता ही नहीं तो मिस्टेक करने वाला है। तो अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाए प्रॉपरली तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स में तो उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। ओके, बेसिकली स्टाफिंग में फोकस किया जाता है ऑन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एम्प्लॉयज सिलेक्ट किए जाएंगे ना, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी देख के प्रॉपर एम्प्लॉयज जो कैपेबल है, ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लो तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर ही सकता है ना। ओके, नेक्स्ट इज इंप्रूव्स इफिशियंसी, improves efficiency. So basically training and development, this is the most important reason for increasing the efficiency. कोई भी एम्प्लॉई है वो पहले से बहुत बेटर काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई रातों रात? ऐसा नहीं होता, उसको ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है, सो एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट की जाती है उसकी, उसको नॉलेज दिया जाता है टाइम टू टाइम, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको स्कोप दिया जाता है। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय की जो काम करने की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। स्टाफिंग का इफेक्ट भाई लॉन्ग टर्म तक होता है। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या है? क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो अगर आप एफर्ट्स उठा रहे हो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का सिलेक्शन ही अच्छा होगा टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, सक्सेस के पाथ की ओर डेफिनेटली आप जाने वाले हो। ठीक है, सो मतलब बहुत सारे, इवन मैं तो बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर के जो बिजनेस है वो एम्प्लॉय पे ही चलते हैं। अगर एम्प्लॉयज एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, उनका सिलेक्शन बहुत प्रॉपर किया गया है, तो डेफिनेटली दे कैन वर्क विद मोर कॉम्पिटेंसी, जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस की अच्छी इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। essential contribution. Okay, see, staffing ensures continuity and growth of the organization through development of employees. staffing ensure करता है क्या? continuity and growth of organization. organization कंटिन्यू चलेगा और ग्रो करते रहेगा। ओके, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की मतलब डेवलपमेंट तो
होने ही वाली स्टाफिंग का पार्टी है ना, एम्प्लॉयज को डेवलप करना, तो उसको किया तो बिजनेस भी ग्रो होगा ही होगा। तो सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं एम्प्लॉयज का? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी देख के। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं किसी एम्प्लॉय को सिलेक्शन करूंगा तो मैं ये सोचूंगा ना कि फ्यूचर में क्या चेंज होगा, क्या फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं ये अडॉप्ट करने वाला पर्सन है। इफ आंसर इज यस देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपॉइंट द सेम पर्सन, कि वो फ्यूचर में कुछ चेंजेस हुए तो टैकल कर सके, हैंडल कर सके, बराबर ना। तो दिस एम्प्लॉइज, दिस स्टाफ कंट्रीब्यूट द स्टाफ इन फ्यूचर रोल्स। तो फ्यूचर में बिजनेस में उनका जो रोल है उसके लिए स्टाफिंग कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। सी एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के दो तरीके, एक तो फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट होना ही होना है। और नॉन फाइनेंशियल में बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज के मतलब एम्प्लॉयज को कुछ फैसिलिटी दे दी, एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिल गई, एम्प्लॉय को परमानेंट का ठप्पा लगा दिया। तो ये सब चीजों से भी ओवरऑल जो स्टाफ का जो जॉब का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। ओके, एंड लास्ट इज मेंटेन्स हार्मनी। मेंटेन्स हार्मनी। स्टाफिंग में भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय में अगर झगड़ा ना हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्राइटेरिया रखना चाहिए एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए। अगर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अगर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज है उनको रिक्रूट सिलेक्शन करते हुए, प्लेस करते हुए अगर परफॉर्मेंस देखा होगा, परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम अप्राइजल मतलब इवेल्यूट किया होगा, चेक किया होगा परफॉर्मेंस, और वो हिसाब से अगर प्रमोशन दिया, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा। अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली हार्मनी मेंटेन रहेगी। अगर पार्शियलिटी रही कि भाई इसको, ये मेरा रिलेटिव है, इसको ज्यादा प्रमोशन कर दो, इसको ज्यादा सैलरी दे दो, अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन स्टाफिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉय कैपेबल है, जो इंप्रूवमेंट के लायक है, उसी को इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा, उसी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो उसकी वजह से मतलब एक फ्रेंडली क्लाइमेट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक हार्मनी मेंटेन रहती है, ठीक है, पार्शियलिटी वगैरह नहीं है तो झगड़े नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। अभी डायरेक्टिंग में क्या है भाई, चलो पहले तो मीनिंग देखते हैं। डायरेक्टिंग का मीनिंग, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। क्या बात है, ये क्वेश्चन भी तो बनता है एग्जाम में। डायरेक्टिंग इज डैश डैश ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, द आंसर इज सोल। डायरेक्टिंग इज मैनेजमेंट, सॉरी, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, बेसिकली डायरेक्टिंग में क्या क्या होता है, वर्ड याद रखना, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating, inspiring, motivating, supervising the employees to achieve the predetermined goals of organization. Okay, डायरेक्टिव में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, साथ में कम्युनिकेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, किस लिए, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो बिजनेस के गोल्स है वो अचीव करने के लिए उनको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, इंफॉर्मेशन देना, काम करवाना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट, इंस्पायर, मोटिवेटिंग, सुपरवाइज करना, ये सब चीजें डायरेक्टिंग में आती है। ओके, आगे, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन तीन है, सो लेट्स सी, फर्स्ट वाली देख लेते हैं। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन, ऐसी जो प्रोसेस या टेक्निक से यूटिलाइज की जाती है किसमें, इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। भाई इंस्ट्रक्शन तो देना ही है, साथ में ये भी देखना है कि काम एज पर द प्लान हुआ है नहीं हुआ। तो डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या आता है, प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन, किस चीज में यूटिलाइज की जा रही है, इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देना है भाई, डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एंड मेकिंग सर्टन दैट, और साथ में ये भी सर्टन करना है, ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान, ऑपरेशन कैरिड आउट किए जा रहे हैं एज अ प्लान, जो प्लान था वो हिसाब से। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। भाई अब लिखने का टाइम आ गया, इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग में इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना। डायरेक्टिंग में एक्शन लिया जाता है, एक्शन स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। ओके, सो डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान। भाई प्लान का एक्टिवेशन ही यहाँ पे हो रहा है, अब तक एक्टिवेशन हुआ ही नहीं, प्लान चल रहा था। उसके बाद प्लानिंग के बाद क्या देखा हमने, वो साथ में लाए रिसोर्सेस, यस, ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफिंग था जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय को हमने डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दिया काम। अब एक्चुअल में काम हो रहा है डायरेक्टिंग, सो इट सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान with the help of employees. Every action is initiated through timely direction. हर एक्शन टाइमली डायरेक्शन में लिया जाता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको, डायरेक्शन दिया जाएगा व्हाट टू डू एग्जैक्टली। एम्प्लॉयज को ये पता होना चाहिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड आल्सो सी दैट इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलो। तो एम्प्लॉयज को सब बताना है भाई क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और साथ में ये भी देखो कि आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए वो हिसाब से काम हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, यस। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन का ही पार्ट हुआ ना, डायरेक्शन देना है तो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना, उसके सिवा डायरेक्शन कैसे दोगे, फिर भाई साहब बताओगे जाओ आगे, हाँ ऐसा थोड़ी होगा। सो इंटीग्रेट एफर्ट्स, सो बेसिकली जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज ने या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो एफर्ट्स ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव तभी होगा जब सब एफर्ट्स इंटीग्रेट कंबाइन किए जाएंगे प्रॉपर्ली। ओके, सो अगर इफेक्टिव लीडर है, लीडरशिप पॉजिटिव है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है वो अचीव करने के लिए सब एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा इन डायरेक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। Directing is a means of motivation. Okay, see, means of while directing the subordinate, their opinions are also considered. देखो जब डिसीजन लिया जाएगा ना तो सबऑर्डिनेट को भी एक बार ओपिनियन लेना चाहिए। अगर सबऑर्डिनेट मतलब जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनका अगर एक बार ओपिनियन ले लिया जाए तो भाई डेफिनेटली एम्प्लॉयज को फील होता है कि यस आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं मुझे भी पूछा जा रहा है भाई। सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है परफॉर्मेंस के लिए तो काम करते ही है, साथ में अगर मोटिवेशन के लिए मतलब उनको अगर प्रमोशन दे दिया, हायर पोस्ट दे दिया, उनका ओपिनियन ले लिया, तो इसके वजह से भी एम्प्लॉयज को काम करने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो डायरेक्शन की वजह से, इंस्ट्रक्शन वगैरह देने की वजह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर मैं टाइम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा हूँ कि हमें ये करना है, हमें वो अचीव करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ओके, सी डायरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। कैसे भाई? भाई बिजनेस में ग्रोथ और सर्वाइवल तभी होता है जब बिजनेस कहीं तो भी स्टेबल हो। ओके, और वो पॉसिबल होता है इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से। अगर लीडरशिप इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, सुपरविजन हमेशा बना हुआ है, और साथ में मोटिवेशन किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, तो डेफिनेटली बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस सर्वाइव करेगा और ग्रो भी करेगा। नेक्स्ट इज कोपिंग अप विद द चेंजेस। कोपिंग अप विद चेंजेस, भाई ये बात आपकी हो या मेरी या किसी इंडियन की या किसी पर्सन की, इवन इज नॉट इंडिया, जब बात चेंज एक्सेप्ट करने की होती है ना तो रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ता है। रेजिस्टेंस मतलब अपोज। अगर मैं एम्प्लॉय और मैं मैन्युअली काम कर रहा हूं और आप बोलोगे कल से कि कंप्यूटर पे काम करने का सब कुछ, अरे नहीं जमेगा भाई, मेरे को मुझे आदत नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, मैं मैन्युअली काम करने वाला आदमी, मैं मैन्युअली करना चाहता हूँ, तो ये तो होने वाला है। जो कंप्यूटराइज
वर्क करने वाला पर्सन है उसको अगर आप कल से बोलोगे कि भाई तुझे मैन्युअली काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। वो बोलेगा नहीं भाई मुझे कंप्यूटर पे काम करने की आदत है, मुझे उसी वे से काम करने दो। तो जब भी चेंज कोप अप मतलब एक्सेप्ट करना, कोपिंग अप मतलब एक्सेप्ट करना। सो एक्सेप्टिंग द चेंज एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन की, प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन, लीडरशिप अगर होगा, तभी पॉसिबल है कि लोग पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली वो चेंज को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग, आज के डेट में सब कुछ ई फाइलिंग है, सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, सपोज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर मुझे टैक्स पे करना है, वॉट एवर जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन ऑफकोर्स स्टार्टिंग में इसको अपोज तो हुआ ही था। तो सर क्या किया फिर इनकम टैक्स वालों ने, क्या किया गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में दोनों ऑप्शन रख दिए। कुछ दिन के लिए आप ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, दोनों चलता रहेगा, ई फाइलिंग भी रहेगा और नॉर्मल भी रहेगा। फिर धीरे 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 देख लिया कि लोग एक्सेप्ट करते जा रहे, फिर डायरेक्ट ऑफलाइन बंद कर दिया, कंटिन्यूअसली अभी सिर्फ ई फाइलिंग मतलब सिर्फ इंटरनेट फाइलिंग ऑप्शन रखा है। तो ये क्या हुआ, लीडरशिप स्ट्रांग थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाए, तब जाके चेंज एक्सेप्ट हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब ये पॉइंट तो भाई हर हर जगह पे आ रहा है। प्लानिंग ले लो, ऑर्गेनाइजिंग ले लो, हर जगह पे चिपका ही देने का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो बिजनेस के जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा जब प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जब रहेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू अवॉइड वेस्टेजेस एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सो जब प्रॉपरली टास्क भी असाइन कर दिए गए हैं, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेन मशीन मटेरियल जो भी रिसोर्सेज है, मनी, ये मैक्सिमम पॉसिबल वे में उसको यूटिलाइज किया जाएगा, तो डेफिनेटली रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा बाय डायरेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट टीम स्पिरिट। अरे क्या बात है, टीम स्पिरिट क्रिएट करना। इसके लिए भाई आप चक दे इंडिया देख लेना। चक दे इंडिया में आप देख सकते हो कि कैसे कोच या कोई कैप्टन कैसे कम्युनिकेशन करके, कैसे डायरेक्शन देके, प्रॉपर डायरेक्शन देके, प्रॉपर सब चीजें उनको बता के, नॉलेज देके टीम को स्पिरिट कैसे बढ़ाया जाता है, टीम की एनर्जी कैसे बढ़ाई जाती है। ओके, सो ग्रुप एफर्ट्स और वी कैन से टीम स्पिरिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका अगर इंपॉर्टेंस समझा दिया जाए, प्रॉपर डायरेक्शन हो, सो डेफिनेटली डायरेक्शन फोकस करता है ऑन मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट्स। भाई हमें इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, ग्रुप एफर्ट चाहिए, उसके लिए मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सी हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है भाई, वो तो कोई डाउट ही नहीं इसमें। ठीक है, मतलब ये बात चल रही है फॉर्मल क्वालिफिकेशन के अलावा। मतलब अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे बाजू में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम यहाँ पे 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट दैट मच कैपेबल टू डू एनी टास्क। क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन क्वालिफिकेशन होने के बावजूद कोई टास्क करने के लिए हर पर्सन सेम कैपेबल नहीं है। किसी की कैपेबिलिटी ज्यादा है, किसी की कैपेबिलिटी कम है, बराबर, ये चीज तो हम एक्सेप्ट करते हैं। सो डायरेक्शन हेल्प करता है किस चीज में, टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर। तो लीडर जैसे हमको मोटिवेट करके बेसिकली उनमें जो क्वालिटी है वो हिसाब से उनका फायदा उठाना, काम करवा लेना। फायदा उठाना भी गलत बात है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है वो। सो ये काम कर सकता है लीडर। अगेन इसके लिए चक दे इंडिया आप देख सकते हो। चक दे इंडिया में जो प्लेयर्स थे, किसी प्लेयर को पहले खेलने से बैठा दिया था, और जो फाइनल मैच थी बराबर परफेक्ट टाइम पे वो एक्सपीरियंस प्लेयर को उठा के लेके आए, भाई चल तेरी जरूरत है अभी। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी एक्सप्लोर हो सकती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इफिशियंसी लेवल।
इंक्रीज इफिशियंसी लेवल। सो हाँ, गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ये चीजों की वजह से सब ऑर्डिनेट जो भी काम करते हैं वो बेस्ट लेवल पे करते हैं और ऑटोमेटिकली काम करने की इफिशियंसी बढ़ जाती है। देखो, मुझे सैलरी मिलने वाली है, मुझे काम करना है, ये एक एटीट्यूड। और दूसरा, जब मुझे मोटिवेट किया जाएगा, भाई तू काम कर, तू काम करेगा, तेरा प्रमोशन होगा, तुझे इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस होगी, और तू बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो तेरी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजों से जब मोटिवेट किया जाता है ना एम्प्लॉयज को, तो वो उसके बेस्ट लेवल पे काम करता है, तो ओवरऑल इफिशियंसी लेवल इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। So last importance of directing is of cooperation. So cooperation of course necessary है किसी भी बिजनेस के स्मूथ फ्लो के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहते हैं कि स्मूथली वो रन हो प्रॉपरली, तो उसके लिए कॉपरेशन इज मस्ट। सो इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। जो टॉप लेवल के डायरेक्टर या मैनेजर है, वहां से लेकर बॉटम लेवल तक जब वो कॉपरेशन मेंटेन रहेगा, टॉप लेवल वाले मन पे लेंगे, तब जाके वो प्रॉपरली होगा। तो लीडरशिप प्रॉपर होनी चाहिए, पूरा कोऑपरेशन मेंटेन होना चाहिए टॉप टू बॉटम। हेल्दी कोऑपरेशन अगर रहा, टीम वर्क रहा, तो डेफिनेटली बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजनेस की ग्रोथ तो होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। अरे यस, खत्म नहीं हुआ, अब तक दो बाकी है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग, so coordination between different functions and all level of employee is the essence of organization success। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक यूनिटी होना, एक टीम स्पिरिट होना, कोऑर्डिनेशन। अगर मान लो कि हम बिजनेस में 10 लोग हैं और हमारा 10 का एक दूसरे के साथ जमता ही नहीं, भाई हमारा 36 का आंकड़ा बोलते हो, एकदम खुन्नस है, एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं करते, तो कैसे बिजनेस चलेगा? बिजनेस जल्दी ही चौपट होने वाला है। सो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। ओके, जो भी एम्प्लॉइज है उनका एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। सो टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज। कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या? टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न। एक्टिविटीज मतलब कंसर्न में जो जो एक्टिविटीज है उनमें हार्मोनाइजेशन मेंटेन रखना, किस लिए? टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। सो बिजनेस के वर्किंग के लिए, बिजनेस के सक्सेस के लिए उनमें हार्मोनाइजेशन मेंटेन रखना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। फर्स्ट इज encourage टीम स्पिरिट। सो कोऑर्डिनेटिंग में ये रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग में फर्स्ट encourages टीम स्पिरिट। ऑब्वियस यार, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे के साथ अगर मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो हाँ, टीम स्पिरिट तो क्रिएट होगा ही ना। सी, एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में सब कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपरली रहा, इट अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज। सो कोऑर्डिनेशन उसी को बोलते हैं ना भाई, कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। सो इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट अ वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे टीम स्पिरिट क्रिएट किया जाता है, और टीम स्पिरिट की वजह से डेफिनेटली काम करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है, और एक दूसरे के साथ एकदम ऐसा काम करते हैं कि गोल अचीव करके ही छोड़ना है भाई, हमें हमारी टीम को जीतना है, दैट्स इट। जब टीम जीतती है तो ये मैटर नहीं करता कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, एट द एंड टीम जीतना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, यस। तो कोऑर्डिनेटिंग में प्रॉपर डायरेक्शन, ये भी एक पॉइंट है बहुत दोस्तों। तो देखो, वर्क इज अरेंज इन वेरी सिस्टमैटिक वे। जो वर्क है उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है, और कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करते हैं जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, उसका कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, किस लिए? फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहा, तो कोऑर्डिनेटिंग की वजह से सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल के काम करेंगे हार्मोनाइजेशन से, और डेफिनेटली बिजनेस का जो भी गोल है वो अचीव होकर रहेगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। ओके, सी, coordination motivates the employees to take initiative while completing their assigned task। सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन मेंटेन है, इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ मतलब
ओवरऑल खुद के नहीं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस के प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट मोटिवेट्स टू वर्क, मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू वर्क। सी, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस है मतलब प्रोग्रेसिंग है, जॉब सिक्योरिटी मतलब अपने को पता है जॉब परमानेंट रहेगा, निकालने नहीं वाले, इनकम बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ये जो चीजें है इसकी वजह से ओवरऑल एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर ये पॉइंट तो मैं बोल रहा हूं ना बच्चों, हर जगह पे चिपकाना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। सो जो भी रिसोर्सेस है, मेन मटेरियल, मनी, मेथड जो भी है रिसोर्सेस, तो डेफिनेटली उनका अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज करना है। सो कोऑर्डिनेशन की वजह से वेस्टेज कम हो जाएगा। कैसे? अभी सेल्स डिपार्टमेंट ने बता दिया कि इस बार सेल बहुत कम है भाई, फिलहाल डिमांड है ही नहीं, सेल कम है तो प्रोडक्शन कम करो, प्रोडक्शन कम है तो तुरंत फटाफट से बता देगा परचेस डिपार्टमेंट को, भाई रॉ मटेरियल कम परचेस करो, प्रोडक्शन कम करना है। तो ये जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन है तो ओवरऑल कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा और रिसोर्सेज भी बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भाई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन लीड्स, इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज कम हो रहा है, साथ में जो एम्प्लॉयज का आइडल टाइम था, आइडल टाइम वो भी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, जो डिले हो रहा था टारगेट अचीव करने में वो भी अवॉइड हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट भी कम हो रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें, तो डेफिनेटली यार ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अचीव होने वाला है। झगड़े ही नहीं, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, टीम स्पिरिट है, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो बिजनेस का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, डेफिनेटली अचीव तो होके रहेगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव्स रिलेशन। ओके, सो देखो, कोऑर्डिनेशन डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कॉर्डियल मतलब हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखता है बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर ऑल लेवल, टॉप मैनेजमेंट से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अगर सब ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक रिलेशन हार्मोनाइज है, गुड रिलेशन मेंटेन है इसमें, तो डेफिनेटली इसकी वजह से रिलेशन बिल्टअप होगा। कोऑर्डिनेशन का एक काम ही है कि फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सो सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी डिपेंड है परचेस डिपार्टमेंट पे, तो एट द एंड हर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे पे, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे पे डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन जब उनको इंपॉर्टेंस समझेगा एक दूसरे का, हाँ भाई इसके सिवा मेरा काम नहीं होगा, एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझेगा, इसकी वजह से रिलेशन भी बिल्डअप हो गए। ओके, नेक्स्ट इज लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। ओके, सो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस ऑप्टिमम यूटिलाइज किए, इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का इंटीग्रेशन प्रॉपर किया, उसका प्रॉपरली यूज किया, जिसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी मिल रही है, प्रोडक्टिविटी हाई तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई, सो उसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो जाएगा, सो इट रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी। तो ओवरऑल बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, इंप्रूव्स गुडविल। देखो बिजनेस का गुडविल कब बढ़ता है, जब बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ रहा है, बिजनेस का अच्छा नाम बन रहा है ना। तो बिजनेस का नाम कब अच्छा होगा, देखो हायर सेल्स, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो होगी होगी, साथ में एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ होगी। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जस्ट इमेजिन शेयर मार्केट में भाई पता चला कि ये कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज मार्केट में इसका गुड इमेज क्रिएट हो रहा है, सो दिस रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा और ओवरऑल
जो इमेज है बिजनेस का वो हाई होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भाई कोऑर्डिनेटिंग का काम यही है कि जो भी एम्प्लॉय जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय एक अकेला नहीं जा रहा है, पूरी की पूरी डिपार्टमेंट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज, वो हार्मोनाइज करता है, साथ लाता है सबको। एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज है सर, सबका हार्मोनाइजेशन मेंटेन होता है, किस लिए? टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डेफिनेटली अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वही डायरेक्शन में सब लोग काम कर रहे हैं, तो बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा ही होगा। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। So all department of the organization are headed by experts in their respective field. So जो भी डिपार्टमेंट वाइज हमने, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड रहेंगे ऑफकोर्स वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स रहेंगे, बराबर ना। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है तो ऑफकोर्स वो फाइनेंस क्वालिफिकेशन से बिलोंग करने वाला, फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट पर्सन रहेगा वहां पे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट संभालने वाला कोई एक्सपर्ट पर्सन है, लेकिन वो एक्सपर्ट पर्सन का सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन है, मतलब एक्सपर्टाइज का एक पुल बन गया भाई, एक्सपर्टाइज सब साथ में आ गया। सो डेफिनेटली इट रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज के कॉम्पिटिशन में भी हमारा बिजनेस की ग्रोथ होगी और सक्सेस अचीव होगा जब सब एक्सपर्ट्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। चलो चलो कंट्रोलिंग की ओर बढ़ते हैं। लास्ट है बच्चों, लास्ट फ्यू मिनट्स में खत्म होने वाला है टॉपिक, ध्यान दीजिए। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर जगह पे कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। सो बेसिकली कंट्रोलिंग में होता क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो प्री डिटरमाइंड, हमने जो पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करके रखा है, उसका और एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना बोले तो कंट्रोलिंग। ओके, देखो यहाँ पे हमें पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखा है, चार्ट फॉर्म में भी दिखा है। देखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया जाता है कि ऐसा काम होना चाहिए, फिर वो कंपेयर किया जाता है, और डिविएशन मतलब डिफरेंस फाइंड किया जाता है कि एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्यों आया। डिफरेंस आने के बाद एनालाइज किया जाता है, यार व्हाट इज द कॉज एक्जेक्टली, डेविएशन आया, यहाँ पे समझ गया कि डेविएशन है, लेकिन क्यों है डेविएशन, मतलब डिफरेंस, और फिर उस सबसे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी, ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान एक्शन। सो प्लान एक्शन के साथ कंफर्मिटी हुई या नहीं, मतलब मैच हुआ या नहीं, ये चेक करना बोले तो कंट्रोलिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंस देखो कंट्रोलिंग का। फर्स्ट इज फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो कंट्रोलिंग ये जो फंक्शन है ये मेजर करता है परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज। जिस जिस स्टेज पे पॉसिबल है हर स्टेज पे चेक किया जाता है डेविएशन, मतलब डिफरेंस कितना है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। ओके, और अगर ऐसे टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहे तो उसकी वजह से डेफिनेटली बिजनेस का गोल तो अचीव होगा ही होगा ना। सपोज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसे 3 प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से जो आउटपुट 100 आने चाहिए थे स्टैंडर्ड, एक्चुअल में 90 आए। अरे क्यों आए यार, 90 ही क्यों आए, 10 आउटपुट कम क्यों आए, फिर उसका रीजन फाइंड करो, करेक्टिव सॉल्यूशन करो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन जो ले रहे हैं, उसके वजह से बिजनेस में जो भी गोल है वो अचीव होगा। नेक्स्ट, मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मेकिंग efficient utilization of resources. ओके, सी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेस है वेस्टेज तो नहीं होने देंगे भाई, स्पॉइलेज वेस्टेज नहीं होने देंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना परफॉर्मेंस के साथ। सो एम्प्लॉय हैव टू, इवन एम्प्लॉय हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय को भी स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा है। तो एम्प्लॉयज भी स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अगर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो भी रिसोर्सेस है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड।
accuracy of standards. So efficient control system helps management in judging the accuracy of standard. So efficient control system की वजह से हमें ये भी समझेगा कि exactly हमने जो standard सेट किए हैं वो accurate है या नहीं. सपोज हर बार डेविएशन आ रहा है एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेट किए, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, वो भी सही है या नहीं. सो कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट. कंट्रोलिंग मेजर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, टाइम टाइम उसको रिवाइज भी करना पड़ता है. एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया मतलब लाइफ टाइम वही चलेगा, ऐसा नहीं होता. टाइम टू टाइम चेक किया जाता है जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए वो एक्यूरेट है या नहीं, या उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज मोटिवेट एम्प्लॉय. अब मुझे ये नहीं समझता साला एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेशन मिलेगा. अरे एम्प्लॉय को पता है कि उसका परफॉर्मेंस चेक हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस चेक होने के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है और स्टैंडर्ड के साथ उसका परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसा है हमेशा कंपैरिजन किया जा रहा है. तो उसको पता है मेरा परफॉर्मेंस चेक होगा तो मुझे ज्यादा एफिशिएंटली काम करना है, ज्यादा अच्छे से काम करना है, एक्सपेक्टेशन जो लेवल है स्टैंडर्ड लेवल उससे भी बढ़िया काम करना है. तो उसकी वजह से एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है. ओके. और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो लीडर है वो हमेशा कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज के साथ. स्टैंडर्ड में मतलब सॉरी एडवांस में उनको कम्युनिकेट किया जाता है भाई हमने स्टैंडर्ड सेट किए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा. तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है. नेक्स्ट इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. इंश्योर्स order and discipline. Okay, see control is controlling is the function of order and maintaining discipline. Basically controlling में है ही वो चीज है ना, we have to order and maintaining discipline. एक ऑर्डर दिया जाता है मतलब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और डिसिप्लिन मतलब स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है. ओके. सो जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है एम्प्लॉयज को वो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. कंटिन्यूसली जो सुपीरियर से वो चेक कर रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज का, प्रिवेंटिव एक्शन ली जाती है, गैप कम किया जाता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का. तो इसकी वजह से एक डिसिप्लिन मेंटेन रहती है कि हमें प्रॉपर ही काम करना है, डिसिप्लिन फॉलो ही करना है, और जो स्टैंडर्ड से वो अचीव ही करने हैं. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. फैसिलिटेट्स को coordination. See, control is the function in which roles and responsibilities of all departments are designed clearly. हर डिपार्टमेंट का क्लियर है कि जिसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है. सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट डेविएशन इन रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट. देखो ओवरऑल आउटपुट कम आया, किसकी वजह से आया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, किसका फॉल्ट है वो समझने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है. अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहा तो हमें डेविएशन समझ जाएगा, डेविएशन का रीजन समझ जाएगा, और हमें अगर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डेविएशन कहाँ पे आ रहा है, मतलब कहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, तो वी कैन टेक रेमेडियल एक्शन. तो रेमेडियल मेजर ले सकते हैं उसके लिए. ओके. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर. साइकोलॉजिकल प्रेशर. साइकोलॉजिकल प्रेशर बोले तो अरे मुझे पता है भाई ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला मतलब भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला बोले तो ऊपर वाला बॉस मेरा परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है, उसका हमेशा ध्यान है स्टैंडर्ड पे और एक्चुअल पे, वो देख रहा है, पल पल पे देख रहा है मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैंने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे में कितना आउटपुट दिया, इफिशिएंटली काम किया या नहीं किया, हर चीज पे अगर वॉच रखा जा रहा है तो एक हिसाब से मेरे साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एम्प्लॉय पे. भाई ही हैज टू वर्क गुड, भाई मैं अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मुझे बेटर परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, मुझे जान डाल देनी है, मुझे खुद की इंक्रीमेंट करनी है, मुझे बोनस चाहिए. तो इस सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और एम्प्लॉय काम ज्यादा करता है. इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल efficiency and effectiveness. Okay, see basically controlling में क्या किया जा रहा है, it includes making manager responsible, motivating them for higher performance and achieving departmental coordination.
तो बेसिकली इसमें कंट्रोलिंग में मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है हायर परफॉर्मेंस के लिए, और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से ओवरऑल इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ने वाली है।